गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिश पावर, है ना। ट्रेड से टेरिटरी कैसे क्या हुआ, कंपनी ने कैसे अपना पावर इस्टेब्लिश किया, है ना। तो अपन पढ़ते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावर मुगल रूलर्स. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. After his death in 1707, many Mughal governors, subedars, and big zamindars began asserting their authority and established regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. औरंगज़ेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। औरंगज़ेब के बाद में इतना पावरफुल जो रूलर है वो नहीं आया था, ठीक है। इसने औरंगज़ेब ने कंट्रोल कर रखा था पूरे बहुत लार्ज पार्ट पे, बहुत लार्ज टेरिटरी पे कब्ज़ा कर रखा था, है ना, इंडिया में। आफ्टर इसकी डेथ कब हुई थी? 1707 में। इसकी डेथ के बाद में जो मैनी मुग़ल गवर्नर्स थे, बिग ज़मींदार से, है ना, जो बहुत बड़े बड़े ज़मींदार से, जो अथॉरिटी थी जो रीजनल, उनने अपने इस्टेब्लिश किंगडम्स, मतलब अपने शासक जो होते हैं, अपने राजवंश जो होते हैं वो इस्टेब्लिश कर लिए थे। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग राजवंश अलग अलग पार्ट में फैले हुए थे, ठीक है। और जो दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, दिल्ली का जो सेंटर था वो बहुत नो लॉन्गर फंक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्गर नहीं रहा। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के हाफ में, ठीक है। हाउएवर अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश। जब न्यू पावर आया, न्यू पावर इमर्ज हुआ पॉलिटिकल में, कौन? द ब्रिटिश, ठीक है। हाँ, अब उसने कैसे क्या करा है, मतलब कैसे क्या पूरा टेरिटरी करी, पूरा ट्रेड से टेरिटरी करा, ठीक है ना। तो अपन वो पढ़ते हैं अब, ठीक। ये बहादुर शाह सफ़र और उनके सन से, जिनको अरेस्ट कर लिया था कैप्टन हॉटसन ने, ठीक है। जफ़र जो थे वो लास्ट शासक थे, फिर उनको अरेस्ट कर लिया था हॉटसन ने, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600, द ईस्ट इंडिया कंपनी। अपन इसको अगर थोड़ा सा और एक बार हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बता रखा है कि जो गवर्नर है ना वहाँ पर बहुत इंडिपेंडेंट, खुद को, मतलब उनने बहुत इंडिपेंडेंट बना लिया था। और मुग़ल एम्पायर जो था ना वो खुद को अलग करके, मुग़ल एम्पायर से खुद को अलग कर खुद की चलाने लगे, क्योंकि किंग की तो चलती नहीं थी, है ना। क्योंकि औरंगज़ेब के बाद में तो कोई यहाँ पर इतना पावरफुल रूलर आया नहीं, तो उनने अपने आप को खुद को अलग कर लिया गवर्नर से और खुद का अलग से एम्पायर बना लिया। और किंग की वहाँ चलती नहीं थी तो खुद की चलाने लगे। फिर औरंगज़ेब के बाद शासक जो था वो पूरा कमज़ोर हो चुका था, है ना। तो दिल्ली वाले तो उनकी सुनती नहीं थे, फिर कोई भी मतलब उनकी सुनता नहीं था और खुद की चलाते थे वो, ठीक है। क्योंकि औरंगज़ेब के बाद में शासक क्या हुआ, बहुत कमज़ोर हो गया। 1604 में जो ये जो लोग थे, व्यापारी लोग, जो व्यापारी लोग थे बहुत तरीके के आए 100 साल बाद की पावर को इमर्ज करते हुए, मतलब जो जफ़र थे, ये जो जफ़र थे ये लास्ट शासक थे और उनको अरेस्ट किसने करा था? हॉटसन ने अरेस्ट कर लिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हमारे देश में आई, कैसे उसने क्या करा, अब अपन वो पढ़ते हैं। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम अ रूलर ऑफ इंग्लैंड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 में आई थी, है ना। चार्टर फ्रॉम रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड could compete with the East India Company. With this chapter, the company could venture across the oceans looking for a new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. The company did not have to fear competition from other English trading companies. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets.
By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़ा है, मैं इसका मतलब बता देती हूँ आपको कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी, इन्होंने परमिशन दी थी इंडिया में कि हम ट्रेड करें। किसको परमिशन दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को इनने परमिशन दी थी कि ये इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, व्यापार करने का हक दिया था। बाकी कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती थी इंडिया के साथ। ठीक है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी। ओशियंस के थ्रू, मतलब ओशियंस के थ्रू आने लगी थी कंपनी में सस्ते दामों में चीज़ें आने लगी थी। ये क्या करते थे? सस्ते दामों में बिल्कुल चीज़ें खरीदते थे और महंगे भाव में जाकर खुद के देश में बेच देते थे, मतलब यूरोप में बेचते थे। यहाँ से ओशियंस के थ्रू, शिप्स के थ्रू इनका सामान जाता था और यहाँ से जो चीप प्राइस में ये लोग गुड्स खरीदते थे और वहाँ जाके यूरोप में हायर प्राइस में बेच देते थे। ठीक है, इंग्लैंड की जो कंपनी थी, जो उन्हें, मतलब इंग्लैंड की कंपनी को किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं था, क्योंकि उनके साथ कोई भी कंपटीशन करने वाला नहीं था, क्योंकि इंडिया के साथ सिर्फ यही व्यापार करेंगे। उन्हें पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के साथ व्यापार करेगी और उन्हें पूरी तरीके से पता था कि इसके अलावा यहाँ पर कोई भी कंपनी कंपटीशन नहीं करेगी। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। ये चार्टर दूसरे देश में नहीं रोक सकता। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, मतलब जैसे बहुत बड़ा देश होता है, जैसे अपना इतना बड़ा इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है? दिल्ली एक अलग प्लेस है, मुंबई एक अलग प्लेस है। इस तरीके से यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा देश है। वहाँ पर अलग 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 बहुत सारे देश हैं। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहे हैं इसमें, उसी तरीके से उसमें से जो एक देश था वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आके ये इनका सब कर रही थी। बाकी सब कंपनी से तो उन्हें जो कंपटीशन था वो करना ही पड़ता था यूरोप की कंपनियों से। ठीक है, जैसे आपने रतलाम से कंपटीशन रख रखा है, तो आपके जो रावटी के आसपास के गाँव, उससे तो आपको कंपटीशन करना ही पड़ेगा ना। वो कंपटीशन तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे। और इनको, इस कंपनी को, मतलब उनसे तो कंपटीशन करना ही पड़ता था। शिप से इनका सामान आता था, जाता था, यहाँ से महंगे भाव में बिल्कुल मतलब वहाँ महंगे भाव में चीज़ें बेचते थे और यहाँ से बिल्कुल सस्ते में ख़रीदते थे। ब्रिटेन के जो ये लोग थे, ये इंडिया कैसे पहुँचे थे? पोर्टुगीज से पहुँचे थे 1498 में। ठीक है, 14, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे कि जो ब्रिटिश से 100 साल पहले आ गए थे, जो ये यूरोपियन लोग थे, ये ब्रिटिश से 100 साल पहले ही आ गए थे हमारे देश में और ट्रेडिंग कर रहे थे, मतलब व्यापार कर रहे थे। इन्होंने एक ही जैसी चीज़ें खरीदनी होती थी इन्हें। ठीक है, अब जैसे क्या चीज़ें खरीदनी होती थी? द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। इनकी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी कि इन्हें एक ही जैसी चीज़ें खरीदनी होती थी यहाँ से। द फाइन क्वालिटी, जैसे कॉटन है, सिल्क प्रोड्यूस्ड है जो इंडिया में होता है। द बिग मार्केट इन यूरोप, इनने बड़ा मार्केट वहाँ पर खोल लिया था कॉटन का। पीपर क्लॉव्स है ना, लौंग होती है ना, कार्डमन है, इलायची है, सिनेमन है, टू वर ग्रेट डिमांड। इनकी डिमांड सिर्फ यही रहती थी। कंपटीशन अमॉन्ग्स द यूरोपियन कंपनी इनवाइटली पुश्ड अप द प्राइजेस एट विच दिस गुड्स कुड बी परचेस्ड। मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये कम प्राइस में खरीदते थे और वहाँ ये ज़्यादा प्राइस अर्न करते थे, बहुत प्रॉफिट कमाते थे। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। इन्हें वहाँ के लोगों से तो बिल्कुल कंपटीशन करना होता था, पर इन्हें पता था कि इंडिया में हमारे अलावा यहाँ पर कंपटीशन के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, इनकी बहुत बड़ी आर्मी होती थी, मतलब इनको मतलब बहुत अपनी आर्मी रखते थे। ये लोकल जो रूलर्स रहते थे उनसे भी इनको लड़ना पड़ता था, क्योंकि वो लोग तो जब इस बात पे उठाते थे ना मुद्दा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और हमारे यहाँ से चीज़ें कम में खरीद रहे हो और वहाँ जाके महंगे में बेच रहे हो, हमारे देश पर कब्जा करके बैठे हो, तो उनसे भी लड़ते थे। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड बंगाल में भी फैला लिया था।
द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑफ द बैंक्स द रिवर ऑफ हुगली इन 1651। हुगली जो नदी है जो समुद्र से जोड़ रखी है, ठीक है, और जो मतलब वहाँ से तो देश में पहुँच जाता है। मतलब क्या होता है, जो हुगली नदी है ना ये समुद्र से जोड़ रखी है, तो समुद्र से तो कितनी सारी नदियाँ मिली हुई होती है, तो जो हुगली नदी है वो समुद्र से जोड़ रखी है और उससे सारे देशों में सारा सामान मतलब भी पहुँच जाता था। और ये मतलब कंपनी सब जो थी वहाँ से इतनी सारी नदियाँ जोड़ रखी थी कि वहाँ से हुगली नदी से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स, ये कंपनी ट्रेडर्स का क्या था, बेस था, है ना। known as the time of factors operated, the factors had a warehouse where goods for export were stored, and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company pursued merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, it began a building of fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of the was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as is known today. It also purchased site of the Mughal Emperor Aurangzeb to issue farman granting the company to right to trade to duty free. 1696 आते आते ये इनके फोर्ट बनाने लगे। 2 साल बाद मुगल को इन लोगों ने घूस दी, ब्राइब्ड होता है, ब्राइब्ड मतलब क्या होता है, घूस दी, पैसा देते हैं ना, ब्लैक मनी देते और अपना काम निकालने लगे, ठीक है। औरंगजेब से इनने ऑर्डर लिया था कि हम जो है यहाँ पर टैक्स फ्री काम करेंगे और हम तुमको कोई टैक्स नहीं देंगे। और ये क्या चाहती थी कंपनी, ये चाहती थी सिर्फ यहाँ पर कि हमें तो तुम कंसेशन दो, मतलब उल्टा हमको पैसा दो और हमको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और इनके जो आदमी थे दूसरे जो कंपनी के, वो प्राइवेट लोग जो थे ना, वो प्राइवेट लोग अपना अपना यहाँ पर बिजनेस चालू करने लगे और टैक्स फ्री करने लगे, मतलब टैक्स नहीं देते थे इंडिया को। ये बात जो थी वो बंगाल के नवाब को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें तो बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनको तो लॉस हो रहा था ना, और उनकी ज़मीन पर हक जता रहे हैं ये, है ना। ये इस पैराग्राफ में लिखा है कि ये जो है ये फरमान बंगाल के नवाब को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बंगाल के नवाब कौन थे, मुर्शिद अली खान, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और कि उनको लॉस हो रहा है और ये उन्हीं की ज़मीन पर अपना हक जता रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं लोग। तो देखो ये इस तरीके से इनका शिप्स से सामान आता जाता था, है ना। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। Through the early 18th century, the conflict between the company and Nawabs of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as their regional powers were doing at that time. Murshid Ali Khan was followed by Alivardi Khan and then Sirajuddin Daulah as the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler एंड दे कंसिस्ट कंपनी कंसेशन। इसमें इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो औरंगज़ेब जब मरा था ना, तो उसके बाद में ये जो बंगाल के नवाब थे ना, उसके बाद में ये अपनी अपनी चलाने लगे थे। फिर ये उन्हें थोड़ा थोड़ा लाइन पर लाना शुरू कर रहा था सबको, ठीक है। स्टार्टिंग की 18th सेंचुरी में इन्होंने एक लड़ने की जंग की तैयारी करी कि इन्होंने सोचा कि अब तो ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो हमको कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा, मतलब इनसे लड़ना पड़ेगा। मुर्शिद अली खान के बाद जो नवाब थे वो कौन कौन से थे, अलवर्दी खान, और अलवर्दी खान के बाद कौन थे, सिराजुद्दीन बने थे, ठीक है। कैसे याद रखोगे, मुर्शिद अली खान के बाद नवाब कौन थे, अलवर्दी खान थे, और इनके बाद कौन थे, सिराजुद्दीन को बनाया गया था, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पर। नवाब ने एक्सक्यूज़ करा था कि ये कंपनी हमें धोखा दे रही। नवाब ने इनके खिलाफ़ एक्सक्यूज़ करा कि कंपनी हमें धोखा दे रही है और टैक्स भी नहीं देती है, टैक्स और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जंग होने लगी। मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी कि ये क्या करने लगे थे, उस कंपनी को एक्यूज़ कर रहे थे कि ये क्लेम कर रहे थे उन पे कि जो मतलब ये ह्यूज अमाउंट में, बड़ा अमाउंट में हमसे रेवेन्यू ले लेती है और हमें कोई टैक्स भी पे नहीं करती और हमारे डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखती है, मतलब हमको बिल्कुल इज़्ज़त करती नहीं और हमारे को डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखती हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करती है हमारी। इस तरीके से ये हमें कंपनी धोखा दे रही। अब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जंग होने लग गई थी, है ना। अब जंग कैसे होने लगी थी, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। फाइनली मतलब इस दौर पे आ गया था कि अब जंग होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। द बैटल ऑफ प्लासी, अब पहला युद्ध क्या हुआ, द बैटल ऑफ प्लासी का, ठीक है।
पहला युद्ध आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट युद्ध क्या था, तो क्या था, द बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध था। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड, अलीवर्दी खान जब मरे 1756 में, तो फिर कौन बने, सिराजुद्दीन बने। ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल, द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन एज अ प्यूपेट रूलर, कंपनी को सिर्फ एक प्यूपेट रूलर चाहिए था, जो मतलब प्यूपेट मतलब होता है कि जो मतलब उनके इशारों पे नाचे। वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस, मतलब इनको ऐसा रूलर चाहिए था कि हमको मतलब कोई हमें कंसेशन ना देना पड़े और हमें कोई कमीशन नहीं देना पड़े, हमें कोई पैसा नहीं देना पड़े, और हम बस यहाँ पर हमारा बिजनेस ट्रेड जमाते रहो, हमसे कोई भी नवाब यहाँ पर कोई पैसा नहीं मांगे। ठीक है। To help one of Sirajuddin's rivals become the Nawab, as infuriated Sirajuddin asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop for his fortification and pay the revenues. After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouses, disarmed all Englishmen and established control over the company. सिराजुद्दीन को बहुत गुस्सा आ रहा था, ये सब उससे भी सहन नहीं हो रहा था। ठीक है। तो सिराजुद्दीन को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में बोलने की तुमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिराजुद्दीन ने सब पर रोक लगा दी थी, मतलब और अटैक कर दिया था। इनकी जो शिप्स थी उन पर भी रोक लगा दी थी, इनके वेयर हाउसेस थे वो भी बंद कर दिए थे, सब पर रोक लगा दी थी और इन पर अटैक करने लगा था। सिराजुद्दीन ने सब पर रोक लगाकर इन पर अटैक किया। ठीक है। इसमें भी यही लिखा है कि रॉबर्ट कमांडर जो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, उसकी निगरानी में उसने फोर्स मंगवाई कि जब उसे पता तो था कि अब तो हमारे बैटल होने लगा, मतलब जंग होने लगी, तो रॉबर्ट कमांडर जो था वो बहुत ही इनका बहादुर और बहुत अच्छा योद्धा था। तो जो रॉबर्ट कमांडर था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से निगरानी में फोर्स मंगवाई जो मद्रास से आई थी। ठीक है। कहाँ से आई थी, मद्रास से आई थी। मद्रास से 1757 में सिराजुद्दीन से इनका युद्ध हुआ, किसका, रॉबर्ट का, 1757 में। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव लेफ्ट टू कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दीन एट प्लासी, फिर इनका युद्ध हुआ और इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जीत गई और उनका राज हो गया, है ना। रॉबर्ट की वजह से, ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, ये बहुत ही इनका मेन आदमी था, बहुत ही मेन योद्धा था। उस वजह से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और इधर का नवाब जो था वो हार गया। ठीक है। अब कंपनी तो जीत गई थी, अब कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि उनको बस यहाँ पर उनका व्यापार बढ़े और जितना हो सकता है उनका व्यापार अच्छे से बढ़े, और लोकल जो रूलर थे यहाँ पर सब उनके कब्जे में तो आ चुके थे, क्योंकि पहले ही वो हार चुके थे, तो सब इनके कब्जे में आ गया। कंपनी सिर्फ ये चाहती थी कि उससे कोई ऐसा प्यूपेट नवाब मिले जो जो मतलब उसके हर बात पे हाँ करे और उसके हिसाब से सब यहाँ पर चलने दे और उन्हें कोई दिक्कत ना दे, उनको उनका बिजनेस आराम से यहाँ पर करने दे। मीर ज़फ़र भी नहीं झेल पाया। अब जो उसके बाद में इनके बाद कौन आया था, सिराजुद्दीन के बाद मीर ज़फ़र आया था, नवाब बना था यहाँ पर, तो वो भी नहीं झेल पाया, उससे भी बिल्कुल मतलब ये सारी चीज़ें सहन नहीं हो रही थी और इनके नखरे कंपनी के वो बिल्कुल भी नहीं झेल पाया। फिर आया मीर कासिम, है ना। उसके बाद कौन आया, मीर कासिम। मीर ज़फ़र से तो कुछ हुआ नहीं, फिर वो भी हार गया, फिर आया मीर कासिम, है ना। अब वो उसके बाद में दूसरा बैटल हुआ 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। फर्स्ट बैटल हुआ था द बैटल ऑफ प्लासी, फिर सेकेंड बैटल हुआ, फिर क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। मीर कासिम ने भी ये सब कुछ नहीं झेला, फिर वापस मीर ज़फ़र आ गया। मीर कासिम से तो मतलब और ज़्यादा नहीं झेलाया, मतलब मीर ज़फ़र तो फिर भी थोड़ा सहन करा था और मीर कासिम से तो बिल्कुल भी नहीं झेलाया। फिर वापस से मीर ज़फ़र आया। अब नवाब से कहा उसने कि 5 लाख पर मंथ दो। कंपनी का मतलब नवाब से कंपनी उल्टा और मांगने लगी कि हमें 5 लाख रुपए पर मंथ दो यहाँ से, और हमें हमारा ट्रेड आराम से करने दो और हमारे अदर एक्सपेंसेस भी हम नहीं देंगे। तो ये तो उल्टी बात कर दी ना, मतलब नवाब से आप पैसे मांग रहे हो, एक तो हमारी ज़मीन पर रह रहे हो, हम तुमको इतना हक दे रहे हैं, हमारी ज़मीन पे इतना कब्जा करके बैठे और हमसे ही 5 लाख रुपए मतलब पर मंथ मांगने लग गए कि हमें यहाँ पर बहुत लॉस हो रहा है, तो आप मतलब ये यहाँ अपनी इंडिया पैसे दे और इनको अच्छे से
इनका बिजनेस करने थे। कंपनी की डिमांड हर दिन बढ़ने लग गई थी। कंपनी ने कहा था कि अब नवाब नहीं बनाएंगे हम और खुद ही नवाब बन जाएंगे, मतलब हम हमको यहाँ पर नवाब नहीं रहने देंगे और खुद ही यहाँ के नवाब बन जाएंगे। बहुत बेकार थी कंपनी तो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ये जिस तरीके से यहाँ पर ये युद्ध जीत रही थी ना, अगर ये नहीं जीती होती तो हमारी इंडिया को कभी इस तरीके से कब्जे में कोई नहीं कर सकता था। मुगल तो यहाँ पर अब किसी के काम के रह नहीं गए थे। फिर दीवान, जो रेवेन्यू कलेक्टर, दीवान का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्टर होता है। दीवान का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्टर। अंग्रेज ही दीवान बन गए। अब अंग्रेज ही जो थे ये यहाँ के दीवान बन गए। इंडिया के पास इतना गोल्ड आता था ब्रिटेन से, पर अब ब्रिटेन के पास में कोई सामान नहीं था और अब इंडिया से ही और पैसा लेकर जाने लगे। पहले इंडिया के पास क्या था? बहुत गोल्ड आता था ब्रिटेन से, पर अब तो ब्रिटेन के पास कुछ बचा नहीं था, कुछ सामान नहीं बचा था। तो इंडिया से ही वो और पैसा लेने लगे और ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट हो रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब इंडिया से ही उल्टा पैसा लेने लगे और उनको खुद को कितना प्रॉफिट हो रहा था और हमारे इंडिया को तो कंगाल कर रहे थे वो। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नेबूस। नेबूस का मतलब क्या होता है अपन ये देखते हैं, ठीक है। What does it mean? Nawabs? It meant, of course, that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have visions for a living life. नवाब्स, रॉबर्ट ने भी बहुत पैसा लिया इंडिया से। जो रॉबर्ट, इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये जो मैंने आपको बताया था बहुत मेन आदमी था, इसने भी यहाँ से बहुत पैसा लिया, बहुत फॉर्चून लिया। फॉर्चून का मतलब होता है पैसे, ठीक है। बहुत यहाँ से पैसा ये बटोर के गया है रॉबर्ट भी। 1772 में रॉबर्ट पर ही केस चला भ्रष्टाचार के लिए और उसने सुसाइड कमिट किया। अब 1772 में क्या हुआ कि इस पे ही हमारे देश ने इन पे भ्रष्टाचार का केस लगाया और इन्हें सुसाइड कमिट कर लिया। 1774 में इन्हें कमिटेड सुसाइड, इन्हें सुसाइड कमिट कर लिया। सबकी इच्छा यही थी बस कि इंडिया से हम बहुत सारा पैसा कमाएं और ब्रिटेन में आराम से जाकर जिएं। इन्हीं लोगों को नैबोब्स कहते थे। नैबोब्स का मतलब होता है कि आराम से यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाएं और वहाँ जाके आराम से ज़िंदगी जिए, उसे नैबोब्स कहते हैं हम, नैबोब्स, ठीक है। यही है इस पूरे पैराग्राफ में कि दे वर कॉल्ड नैबोब्स, है ना। मैंने आपको यही सब हिंदी में पढ़ाया कि ये पूरे पैराग्राफ में एक्चुअली में लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है। इसका पूरा पैराग्राफ का मतलब यही होता है कि उन्हें बस उनकी यही इच्छा थी कि वो आराम से पैसा कमाए और ब्रिटेन में जाकर आराम से इन सारी चीज़ों से बेचें और आराम से वहाँ उनकी अच्छी से ज़िंदगी जिए। कंपनी रूल एक्सपांड्स। If we analyze the process of annexation of Indian states by the East Indian Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack to known as unknown territory. Instead, it is used to variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an इंडियन किंगडम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1857 तक बहुत कब्जा कर लिया था इंडिया में, है ना। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने यहाँ पर इमर्ज कर लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन लोगों ने अपने यहाँ कब्जा कर लिया था। जो अंग्रेज़ थे ना, ये बाकी जगह पर भी रेसिडेंट बिठाते थे। रेसिडेंट मतलब क्या होता है? उनके आदमी बिठाते थे कि राजा क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उन्हें ये सब कुछ पता पड़ता रहे। After the Battle of Buxar 1764, the company appointed residents in Indian states, है ना। इन लोगों ने कंपनी जो रेसिडेंट स्टेट्स रखे, मतलब इनके आदमी रखे कि कौन सा राजा कैसा काम कर रहा है, कैसा काम नहीं कर रहा और क्या यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि उन्हें तो दूसरी जगह पर भी पूरा अपना राज बिठाना था, है ना। Company forced the states into the subsidiary alliance. According to the terms of alliance, India has independent armed and forces.
सब्सिडियरी अलाइंस का मतलब क्या होता है कि जो इंडियन के जो लोग थे ना, ये पैसे तो इन्हें देते नहीं थे, क्योंकि इनने तो अपने को मना कर दिया था कि हम क्यों देंगे, तो इनने उनका पूरा राज्य हड़प लिया। मतलब सब्सिडरी अलाइंस का मतलब ये होता है, देखो इसके यहाँ पर डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। इंडियन जो रूलर थे उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करा जाता था इंडिपेंडेंट फोर्सेस के हिसाब से कोई भी फोर्स करने के लिए या कोई भी अपनी आर्मी चलाने के लिए। दे वर टू प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, ये कंपनी उन्हें प्रोटेक्ट कर लेती थी, बट हैड टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेस। सब्सिडरी फोर्सेस लगाया जाता था दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर हमारे इंडिया के जो रूलर्स हैं वो अगर पेमेंट इनको नहीं पे कर पाते थे, तो ये क्या करते थे, उनका एक हिस्सा हड़प लेते थे, उनका एक पार्ट हड़प ले लेते थे। मतलब जैसे पूरा इतना बड़ा देश है, ठीक है, जैसे आप समझो कि मैं रतलाम में रहती हूँ, और मैंने क्या करा कि जैसे मैंने बहुत सारे, मतलब मेरे हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं सबसे बहुत काम करा रही हूँ। अब उनने मेरे को दूसरे, जैसे विदेश ने मुझे पैसा नहीं पहुँचाया, उनसे तो मतलब उनको पैसे देने की तो बनी नहीं, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो मैं क्या करती थी, उन पर सब्सिडरी फोर्स लगा देती थी, सब्सिडरी अलाइंस लगा लेती थी। मतलब उनका एक जो कब्जा था, जैसे कि यूके है पूरा है, तो मैंने उनका पूरा एक हिस्सा, मतलब जैसे यूरोप है, तो पूरा अपने कब्जे में कर लिया, जिससे उसको सब्सिडरी अलाइंस लगाना बोलते हैं। मतलब कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैंने उनका पूरा एक हिस्सा हड़प लिया। ठीक है, समझ में आया आपको? नवाब अगर पैसे नहीं देते थे तो देख लीजिए, रिचार्ड जो थे वो नवाब अवध का हिस्सा हड़प लेते थे। मतलब ठीक है कि नवाब पैसे तो दे नहीं रहे, तो इनका एक पूरा हिस्सा, पूरा टेरिटरी हम हड़प लेंगे। उसके बाद टीपू सुल्तान आया, द टाइगर ऑफ मैसूर। इन्हें टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर। द कंपनी resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interests. This can be illustrated with the case of the southern Indian states of Mysore. कंपनी डायरेक्ट, ये जो टीपू सुल्तान की कंपनी थी ना, ये क्या करती थी, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करती थी, डायरेक्ट अटैक करती थी, क्योंकि इन्हें क्या लगता था कि अगर हम पे कोई अटैक कर देगा तो इसलिए हम क्या करें, पहले ही अटैक कर दें। Mysore has grown its strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan. हैदर अली कौन थे, टीपू सुल्तान के पिताजी थे। Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. Mysore controlled the profitable trade to Malabar coast, where the company purchased pepper and cardamom. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper, cardamom through the ports of kingdom. टीपू ने सब बंद करवा दिया था भेजना अंग्रेज को 1785 में। जैसे जो भी सैंडलवुड, पीपर, कार्डमम जो ले जाते थे ना, टीपू सुल्तान ने क्या करा था, सब बंद करवा दिया था अंग्रेज के पास में। मतलब यहाँ से कुछ भी माल नहीं जा रहा था, टीपू ने सब पे रोक लगवा दी थी। एंड टीपू सुल्तान से सबसे पहले, मतलब ऐसे शासन थे ये जो टीपू को हराकर वॉडवार्ड्स के पास वापस गए। ठीक है, तो अपन पढ़ते थे, ब्रिटिश वॉज फ्यूरियस, दे सो हैदर एंड टीपू इज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस, रूलर्स हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। 4 वार्स, 4 लड़ाइयाँ हुई थी, जब उसके बाद में टीपू सुल्तान कहीं हारे थे। ठीक है, तो इनके बीच में 4 लड़ाई हुई। पहली लड़ाई हुई 1767 से 1769 तक, दूसरी हुई 1780 से 1784 तक, तीसरी हुई 1790 से 1792 तक, लास्ट हुई 1799 में। ओनली इन द लास्ट, द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, सेरिंगापट्टनम से जब इनका बैटल चल रहा था, डिड कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। टीपू सुल्तान was killed defending his capital Seringapatam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of Wadiyars and subsidiary alliance was imposed on the state. इस पे भी सब्सिडरी अलाइंस लगाया गया। अब क्या करा टीपू सुल्तान, 4 बैटल उनने करी, उसके बाद में टीपू सुल्तान क्या हुआ, हार गए, किल्ड हो गए। उसके बाद में उनने सेरिंगापट्टनम, उनका एक टेरिटरी ले लिया, वही सब्सिडरी अलाइंस लगा दिया। पैसे नहीं थे तो इनने क्या करा, मैसूर को पूरा अपने कब्जे में कर लिया, और सब्सिडरी अलाइंस लगा के और पूरा अपने कब्जे में कर लिया और खुद पूरा हड़प लिया।
फिर इनकी वार किससे हुई, लड़ाई किससे हुई, फिर मराठास आए, वार विथ मराठास। फ्रॉम द लेट 18th century the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power with their defeat to थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फिर थर्ड बैटल क्या था, पानीपत। पहला था बैटल ऑफ प्लासी, सेकंड बक्सर, फिर थर्ड क्या है, पानीपत इन 1761 में। The Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. They were divided into many states under the different chief sardars belonging to dynasties such as Scindia, Holkar, Gaikwad and Bhosle. The chiefs were held together confederacy under a Peshwa, principal minister, who becomes effectively military and administrative head base of Pune. मराठा का जो दिल्ली पर ड्रीम था वो क्या था, मराठा का क्या था, दिल्ली पर ड्रीम था कि रूलिंग करने का, वो टूट गया था। मराठास का क्या था, दिल्ली पर रूल करने का, मतलब रूलिंग करने का वो ड्रीम था जो टूट चुका था। 1817 से 1819 1817 से 1819 में मराठा की पावर भी ख़त्म होने लगी थी। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है। फिर उसके बाद में जब ये भी बहुत लड़ रहे थे, फर्स्ट वार हुआ इनका 1782 में, है ना। फिर कोई देयर इज़ नो क्लियर विक्टर। दस फिर सेकेंड हुआ एग्लो मराठा वार का 1803 में 1805 तक। फिर धीरे धीरे 1817 से 19 आने तक इनकी भी जो थी वो पावर ख़त्म होने लगी थी, साउथ में भी इनका कब्जा हुआ। अब क्या हुआ था, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ में भी कब्जा कर लिया था। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वाज 1817 to 19 क्रश्ड मराठा पावर, मतलब इनकी 1817-19 में इनकी पावर टूटने लगी थी। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेट अवे टू बिथुर नियर कानपुर विद द पेंशन। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ विंध्यास। साउथ में विंध्यास पे भी इनका पूरा कब्जा हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी का। मैंने आपको कहा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हम पे इतना पूरे देश पे कब्जा नहीं करती तो हम कभी भी इस तरीके से ना बंदी बने होते और ना हम हारे होते। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से और ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने से हमारे देश पे इतना सारा कब्जा हुआ और हमको इनके गुलाम बन के रहना पड़ा। हमारा देश कभी गुलाम नहीं बनता नहीं तो। द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। It is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 1823. A new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount और supreme। इसमें ये लिखा है जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, जो गवर्नर बने थे, ये न्यू पॉलिसी लेकर आए थे पैरामाउंटेसी। ठीक है, कौन सी पॉलिसी लेकर आए थे, पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी वो होता है जिसके ऊपर कोई नहीं होता। पैरामाउंटेसी मतलब ऐसी पॉलिसी होती है जिसके ऊपर कोई भी पॉलिसी कुछ भी नहीं होता, ये सबसे ऊपर होती है, सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, उसको सुप्रीम कहा जाता है। ठीक है, 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत परेशान होने लगी थी क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और इस वजह से ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इन पर भी हमारा कंट्रोल कर लें हम। ठीक है ना, मतलब कि हम हमारा इस पे भी, नॉर्थ वेस्ट पे भी पूरा कंट्रोल हो जाए, जिससे रशिया का पावर भी कम होने लगे। सिंध पर भी इनका पूरा कब्जा हो चुका था। और फिर 1849 में पंजाब में भी इनने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। इस पूरे ग्राफ में लिखा 1830 में इनने पूरा कब्जा 1830 में भी कर लिया था रशिया पे। उसके बाद में सिंध में भी इनने 1843 में यहाँ पर भी पूरा कब्जा कर लिया था। उसके बाद में लास्ट में पंजाब भी 1849 में इनके पूरे कब्जे में आ चुकी थी। फिर आया द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब क्या होता है अपन वो देखेंगे। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अक्योर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 to 1856. He devised a policy that came to known as डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो फाइनल वेव थी फिर एनेक्सेशन की, उसके बाद में कौन, लॉर्ड डलहौजी आए जो गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक। इनने एक पॉलिसी निकाली थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड ऑफ इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल here his kingdom would lapse, that is become a part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying the doctrine.
इसका मतलब ये होता है कि फाइनल जब हड़पने वाली बात आ गई थी तो लॉर्ड डलहौजी जो उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी ये किसने लिखी बनाई थी, किसके मतलब किसके पॉलिसी क्या किसने करी थी, ये लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। क्या बनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी पॉलिसी होती है कि अगर कोई भी इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है तो उसका अगर बेटा नहीं होता है तो सारी किंगडम अंग्रेज़ की हो जाती है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इंडियन रूलर की, कोई भी इंडियन आर्मी में से किसी भी इंसान की अगर डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो जो सारी किंगडम और अगर उसके राजवंश में उसका बेटा नहीं होता है तो उसका सारा राजवंश, उसकी सारी किंगडम किसकी हो जाती है? अंग्रेज़ की हो जाती है। लैप्स होगी मतलब हड़पी जाएगी। लैप्स मतलब होता है कि हड़पी जाएगी, ख़त्म होएगी। ठीक है, यही इसमें लिखा है। उसी तरीके से जब ये डॉक्टरी लगी तो सतारा में 1848 में हड़पा गया, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर, फिर नागपुर, फिर झांसी। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर द अवध। अवध पर भी इनने अपना कंट्रोल 1856 में कर लिया था। पूरी तरीके से देखो कितना सब पे इनने अपना कब्जा कर लिया था। पहले देखिए 1797 में इनका सिर्फ इतना कब्जा था और 1840 आते आते इनने बहुत कब्जा कर लिया था। और फिर उसके बाद 1857 आते आते ये कितना फैलने लगे थे, बहुत सारी जगह इनने अपना कब्जा कर लिया था। और 1857 आते आते तक इनका इतना सारा कब्जा अपने देश पे हो चुका था। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सेटिंग कैसे हुई, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बना? वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of the company power by his time। ये मैं पूरा नहीं पढ़ती हूँ, मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग समझा देती हूँ। अंग्रेज़ ने अपने अलग अलग इलाकों में अपने प्रेसिडेंट एजेंसीज बना ली थी। प्रेसिडेंसीज जिसे बोलते हैं, मतलब इन्हें अपने अपने इलाकों में अपना अपना इंसान फैला रखे थे। किसी भी पर्सन को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लगाया जाता था, किसी भी पर्सन को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लगाया जाता है। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन है, अगर अपन पढ़ते हैं, ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ठीक है, देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन रहते थे वो कौन रहते थे? वारेन हेस्टिंग। The first Governor General introduced several administrative reforms, notably the sphere of justice. From 1772 a new system of justice was established। 1772 में एक न्यू सिस्टम जस्टिस हो गया था। ठीक है, Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who preside over civil courts. The criminal were still under a Qazi and Mufti but under the supervision of the कलेक्टर्स। मतलब एक कोर्ट खोली जाती थी जिसमें दो तरीके के कोर्ट्स खोली जाती थी, इसमें 2 तरीके के काजी और एक मुफ्ती। अब इनका मतलब क्या होता है? काजी क्या रहता था? जज रहता था। और मुफ्ती अ जरिस्ट ऑफ अ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्ट्रेशन। काजी क्या था? जज था। मुफ्ती क्या था? मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी उसका रिस्पॉन्सिबल रहता था काजी। ठीक है, इम्पीचमेंट क्या होता है? अ ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स in England for the charges of misconduct brought against the person of house। इम्पीचमेंट मतलब होता है कि अ ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये जो लॉर्ड्स के हाउस होते थे इंग्लैंड में, वो चार्जेस, मिसकंडक्ट चार्जेस लगाया जाता था हाउस ऑफ कॉमन्स पे। ठीक है, ये देखिए ट्रायल ऑफ वारेन हेस्टिंग। A major problem was that Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different school of the Dharma Shastra to bring about uniformity there 1775 11 Pandit were asked to compile a digest in of Hindu laws। N.B. Helen translated this digest into English। जो N.B. Helen थे ये translated करते थे इंग्लिश में। By 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कम्प्लाइड। 1778 में मुस्लिम लॉज के भी कम्प्लाइड होने लगे थे। मतलब जो इनके लॉज होते थे वो भी यूरोपियन जजेस
के पास में आने लगे थे। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट, एक न्यू सुप्रीम कोर्ट खोली गई, वॉज इस्टेब्लिश करी गई। कोर्ट ऑफ अपील द सदार निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप ऑफ कैलकाता, कैलकाता में। The principal figure in an Indian district was collector. As the title suggests, his main job was collect revenue and taxes and maintain law and order of the district with the help of judges. ये क्या करते थे, उनकी हेल्प से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एक मेंटेन लॉ मेंटेन करते थे, ऑर्डर रखते थे डिस्ट्रिक्ट का, हेल्प जजेस की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगास। हिज ऑफिस द कलेक्टोरेट, उस ऑफिस को कलेक्टोरेट कहा जाता था। became a new center of power and patronage that steadily replaced previous holder of authority. The company army, company army क्या होता है, देखिए इस पूरे पैराग्राफ में ये है कि इन्फेंट्री मतलब जो होता है उसका मतलब होता है पैदल चलते हैं, कैवली मतलब होता है घोड़ों, कैवलरी मतलब होता है घोड़ों पर सवार होते हैं, मस्केट्स मतलब होता है जो हैवी गन होती है, और मैचस्टिक मतलब होता है बंदूक। ठीक है, तो ये कभी कभार जो मतलब पैदल चलते थे सोल्जर्स, उसके बाद में जो आर्चरी रहती थी मतलब जो तीर अंदाजी रहती थी, उसके बाद घोड़ों पर सवार भी होते थे। फिर उसके अंदर थोड़े टाइम बाद घोड़ों पर सवार होने वाले को ज़्यादा ये लोग मतलब मारने लगे। उसके बाद में बस यही चलता था कि आधे जो इन्फेंट्री मतलब जो पैदल चलते थे रूरल एरियाज़ में, लार्ज ऑफ पीसेंट्स एंड किसानदार और ज़मींदार से ना, उसके बाद में बस यही लिखा है, इतना ज़रूरी नहीं है। इसका कंक्लूजन यही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 63% हमारे देश पर राज कर चुकी थी। बाकी राजा इनके अंडर में थे सारे, और हम पूरी तरीके से इनके गुलाम बन चुके थे। ठीक है, तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे पूरे देश पर कब्जा कर लिया था, और सबसे वार करके बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ पानीपत, ये सारे बैटल्स भी हो चुके थे, और ये पूरा इतना ज़्यादा कब्जा कर चुकी थी। ये पूरा चैप्टर था। मुझे पता है काफ़ी बड़ा हो चुका है चैप्टर, पर ठीक है, मैंने आपको एक कहानी की तरह समझाया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।